जैसे मैं अभी बता रही थी, जो नॉन क्रेडिट में हमारा जो कौन सा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है क्या कर रहा है यूजुअली कि अपना जो असिस्टेंस, फिर एक बार मैं बोलती हूँ कौन कौन सा चीज के लिए जो है असिस्टेंस दे रहा है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो सोसाइटी मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब वो काम करना चाहिए, तभी क्या हो सकता है यहाँ पे सोसाइटी को असिस्टेंस मिलेगा। और सोसाइटी एनसीडीसी क्या करता है यहाँ पे, जो वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट है उसमें 10 करोड़ अगर रहेगा, मतलब उसका जो अमाउंट नॉट 10 करोड़ के कम है, तो उस वक्त क्या करता है, डायरेक्ट फंडिंग जो है करता है, और साथ में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के लिए करेगा। वर्किंग कैपिटल लोन स्टेट और नेशनल लेवल फेडरेशन को देता है यहाँ पे। और ये कैसे करेगा, डायरेक्ट फंडिंग करेगा, और सीलिंग मतलब एनी सीलिंग ना होते हुए वहां पे ये दे रहा है। दूसरा जो है यहाँ पे एनसीडीसी का, अगर वहां पे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए वो क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, थ्रू वो क्या करेगा, थ्रू स्टेट गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। और कोऑपरेटिव क्यों फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है कि कोऑपरेटिवली फाइनेंशियली स्ट्रांग और होना चाहिए, और गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी वो दे देगा। और अबाउट 10 करोड़ अगर रहेगा तो उस वक्त क्या करेगा, डायरेक्ट फंडिंग देने के लिए अपना जो बोर्ड है एनसीडीसी का, बोर्ड का अप्रूवल लेके करता है। और नेटवर्थ, पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए, 100% पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, इरोजन नहीं होना चाहिए, एनी पेड अप शेयर कैपिटल में इरोजन नहीं होना चाहिए। और सोसाइटी अगर लॉस में है, नेटवर्थ नहीं है, और वो प्रॉफिट में नहीं है, तो उस वक्त ये मतलब लास्ट 3 साल से है तो उनको भी पैसा वो नहीं देगा। और इकोनॉमिक वायबिलिटी यानी प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक वायबिलिटी के आधार पर डेब्ट रेशियो जो है 65-35 करके ये दे रहा है। और वैल्यू एसेट मतलब क्या करेगा, अगर ऐसा नहीं है सोसाइटी है तो देना, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है एनसीडीसी, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एनसीडीसी के द्वारा उसको क्या करना है, लोन यानी असिस्टेंस देना है, तो उस वक्त क्या करेगा, यूजुअली उनका मॉर्गेज यानी उनका जो असेट रहेगा उस असेट को मॉर्गेज करके, मतलब जैसे उसका जमीन है, बिल्डिंग है, या जो भी रहेगा सिक्योरिटी के लेके वो क्या करता है यहाँ पे लोन देता है। कभी कभी एफडीआर रहेगा तो उसको भी एफडीआर ने फिक्स डिपॉजिट जो है रखना है, तो उसके द्वारा जो है यानी एफडीआर कैसे रखना है, इन फेवर ऑफ एनसीडीसी के द्वारा रखना पड़ेगा, तभी वो दे देता है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वर्किंग कैपिटल लोन्स टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशंस को दे रहा है, मतलब ये भी कैसे करेगा, स्टॉक है या अदर एसेट है उसको हाइपोथिकेशन करके कितना है, मिनिमम मार्जिन कितना है, 20% है। अगर चाहिए तो एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए तो फर्स्ट क्या करेगा, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड चार्ज ऑन द फिक्स एसेट करके वो ले लेगा। और सोसाइटी जो है एस्क्रो अकाउंट खुलना पड़ता है बैंक में, और उसके द्वारा जो है ये लोन जो है इनको मिलता है। अकाउंट कहाँ पे, एस्क्रो अकाउंट कहाँ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यानी डीसीसी बैंक में वहां पे ये रखेगा। और ऑडिट मतलब कैसा होगा, किसी अगर सोसाइटी में लोन देना है तो उसको पहले क्या करता है, प्रीवियस ईयर मतलब विद इन 6 मंथ का जो है ऑडिट, फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करवा के वो भी गवर्नमेंट ऑडिटर्स के करवा के वो क्या करेगा, उनका फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी, फर्म का भी ऑडिट यहाँ पे होना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए एनसीडीसी से, तो उस वक्त तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या करना चाहिए, यहाँ पे वो मीटिंग करके करना पड़ता है। और ये एनसीडीसी देखता है कि जो सोसाइटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब उन्होंने कहीं पे लोन लिया है और डिफॉल्टर है, तो वो सोसाइटी को क्या है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देता है। और एक है, अगर वो ऑलरेडी लिया है और रिपेमेंट में, लोन रिपेमेंट में क्या है, कौन सा भी एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी लोन लिया है कौन सा भी बैंक से, और वो क्या किया है, पैसा वापस नहीं दिया है, डिफॉल्टर का लिस्ट में है, तो उसको भी एनसीडीसी लोन नहीं देता है। और एनसीडीसी को अथॉरिटी है
क्या अथॉरिटी है कि वो लोन देने का अथॉरिटी है, और साथ में एडिशनल सिक्योरिटी लेने का भी अथॉरिटी है। क्या है, गवर्नमेंट का गारंटी लेना चाहिए, शेड्यूल बैंक से गारंटी लेना चाहिए, पर्सनल गारंटी, डायरेक्टर का पर्सनल गारंटी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी लेने का इनका अधिकार है। यहाँ तक समझ में है आप सबको? तो यहाँ तक हमारा जो है 2 चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हुआ है। अभी चैप्टर नंबर 3 पे हम जा रहे हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग। कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग में मतलब प्रक्रिया सहकारी संस्था है। प्रक्रिया सहकारी संस्था अगर देखते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बहुत सारा जो है प्रोडक्ट हमें प्रक्रिया होके ही हमें क्या है उसका कंजम्पशन के लिए हमें आता है। जैसे अगर हम लोग शुगर है, दाल है या बाकी जो चीजें है, इन सबको प्रोसेसिंग करके ही हमें खाने का, यानी अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए क्या है, फूड ग्रेन्स को हमें प्रोसेसिंग करना पड़ता है। 1 और मोर या उससे भी ज्यादा स्टेजेस में उनको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। और देखिए हर एक व्यक्ति अपना ही खुद का, यानी एक शेतकरी है, शेतकरी जब शेती उत्पादन करता है तो अपना ही शेती का प्रोसेसिंग उससे नहीं हो सकता है, तो इसलिए अफोर्ड नहीं हो सकता है, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, क्योंकि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, रिसोर्सेस का प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब पैसा नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है, मतलब कैसे करना है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। और एक है मार्केटेबल सरप्लस, मतलब बिक्री करने का जो सरप्लस है बहुत ही कम है। इसके कारण क्या करता है, जो शेतकरी है शेती उत्पादन को खुद वो प्रोसेसिंग या प्रक्रिया नहीं कर सकता है, इसलिए क्या करता है वो मिडलमैन या प्राइवेट सेक्टर को वो भेज देता है। ताकि किस लिए, क्योंकि मैक्सिमम इकोनॉमी प्रोसेसिंग यूनिट में मैक्सिमम इकोनॉमी डालने के लिए बहुत ही ये जरूरत है। तो प्रोसेसिंग यानी ये इन सब के लिए, मतलब अभी ने मैंने बताया ना, कंजम्पशन आइटम बहुत, मतलब सेल करने का आइटम बहुत कम है, साथ में उनको फाइनेंशियल कमियां है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो और मार्केटिंग कैसे करना है पता नहीं है। तो इसके कारण के लिए क्या हुआ कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, यानी प्रोसेसिंग यूनिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, मतलब जैसे शुगर कोऑपरेटिव है, जिनिंग मिल हो सकता है, दाल मिल हो सकता है, ऑयल मिल हो सकता है, ये सभी जो है प्रक्रिया संस्था में आ जाता है। तो ये क्या करता है कि ग्रामीण प्रदेश का लोगों के लिए बहुत मदद ये करता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स, यानी अपना गरज का है, महत्व का है, यानी अपना जो प्रक्रिया संस्था का गरज और महत्व का है। पहला जो है इंडिस्पेंसेबल फॉर मार्केटिंग, क्या है, विपणनासाठी अपरिहार्य, मतलब क्या है, इसके बिना हम लोग मार्केटिंग बिल्कुल नहीं कर पाते, यानी प्रोसेसिंग के बाद ही उस वस्तु को मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी ये एक इंडिस्पेंसेबल है। तो क्योंकि स्पेशली कैश क्रॉप में क्या होगा, कैश क्रॉप में कौन कौन सा आता है, गन्ना आता है या अपना काजू आएगा या बाकी जो चीजें हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि वह प्रोसेसिंग होने के बाद ही उसको हम खा पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि प्रोसेसिंग करना, यानी कंज्यूमर तक जाने से पहले एक प्रोसेसिंग होना जरूरी है। देन लिंकिंग क्रेडिट विद प्रोसेसिंग, प्रक्रिया साथ जोड़ने, मतलब मैंने बताया था ना आपको पहले क्लास में, लिंकिंग क्रेडिट विद मार्केटिंग जैसा है कि लिंकिंग क्रेडिट विद प्रोसेसिंग भी होगा। प्रोसेसिंग और क्रेडिट, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल अपना महाराष्ट्र में मैं ऑलरेडी बताया है। जैसे गन्ने का उत्पादन होता है, तो गन्ना उत्पादन के लिए शेतकरी को डीसीसी बैंक थ्रू, मतलब किसके द्वारा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा क्या कर रहा है, वो लोन दे रहा है। और लोन लेने के बाद शेतकरी अपना गन्ने का उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने के बाद कहाँ भेज रहा है, शुगर फैक्ट्री में भेज रहा है। शुगर फैक्ट्री क्या करता है, उस गन्ने का जो है प्रोसेसिंग करके, जो मतलब उसका जो भी रिकवरी आता है, तो यानी जो भी जितना भी रिकवरी परसेंटेज रहेगा उसके आधार पर उस शेतकरी को क्या करता है, पैसा देता है। पैसा देने से पहले प्राइमरी सोसाइटी का जो लोन है, उस लोन को क्या करेगा, उस अमाउंट को प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को दे देगा, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसका वो क्या करता है, अपना जो शेतकरी को देता है। इसको बोलते हैं लिंकिंग क्रेडिट विद प्रोसेसिंग।
हेल्प टू द कंज्यूमर सोसाइटी, ग्राहक सहकारी संस्थांना मदद। क्या क्या मदद करता है यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर हम लोग देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, अपना जो कंज्यूमर सोसाइटी है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा कर रहा है, और अपना शुगर का जो है सेल वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर सोसाइटी ग्राहक सहकारी संस्था को मदद कर रहा है, प्रोडक्शन करके वहां पे दे रहा है, और सेल जो है ग्राहक सहकारी संस्था करता है। तो ये दोनों जो है म्यूचुअल बेनिफिट, यानी परस्पर जो मदद के लिए जो है ये दोनों काम कर रहा है। बेस फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रामीण औद्योगिकरणाची पाय। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि देखिए, मैं पहले भी बोल रही थी, अगर प्रवरा को अगर देखते हैं, प्रवरा जब चालू हुआ था, प्रवरा शुगर फैक्ट्री जब चालू हुआ था प्रवरा में, प्रवरा एक क्या था, एक छोटा सा गांव था। आज आप देखेंगे शुगर फैक्ट्री आने के बाद वहां का ग्रामीण प्रदेश में गांव का इधर बहुत सारा डेवलपमेंट है, नहीं आर्थिक स्वरूप से, सामाजिक स्वरूप से और शैक्षणिक स्वरूप से क्या हुआ है, बहुत सारा चेंजेस आप देख रहे होंगे। आज प्रवरा शुगर फैक्ट्री के कारण उनका बहुत सारा चेंजेस आप देख रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़ गया है, आर्थिक स्वरूप से आगे बढ़ गए, हॉस्पिटल बन गया, स्कूल्स बन गया, कॉलेजेस बन गया। मतलब क्या है, और साथ में अलग अलग औद्योगिकरण जो है यहाँ पे हुआ है। तो इसके कारण ग्रामीण का बहुत सारा जो है उद्योगीकरण का डेवलपमेंट है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति बदल गया है। मतलब जहां जहां शुगर फैक्ट्री या प्रोसेसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे क्या हो गया है कि बहुत सारा चेंजेस, सामाजिक स्वरूप से, आर्थिक स्वरूप से बहुत सारा चेंजेस हम लोग देखते हैं। और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, यानी शेतकरी ट्रेडिशनल वे, यानी पारंपरिक खेती न करते हुए वहां पे क्या कर रहे हैं, वो टेक्निकल यानी तांत्रिक स्वरूप से जो है खेती करना चालू कर दिया है। और इसने क्या किया, केवल आर्थिक अवकाश नहीं दिया है, साथ में एक औद्योगिकरण, उद्योगिता जो है शेतकरी के अंदर जो है डेवलपमेंट इन्होंने किया है। शुगर कोऑपरेटिव, प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव अगर देखते हैं, भारत में जो है शुगर केन जो है, भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पे शुगर प्रोडक्शन होता है, और मतलब पहला जो हम बोलते हैं। और साथ में ऐसा नहीं है कि शुगर के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश आए तब उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन किया इसलिए हमें शुगर हम जानते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अथर्ववेद से लेके कौटिल्य अर्थशास्त्र तक अगर हम देखते हैं, वहां पे भी शुगर केन का या शुगर या जागरी का जो है मेंशन किया गया है। जब यानी होमलैंड यानी शुगर केन यानी अपना भारत को क्या बोलते हैं कि साकर का जो है घर माना जाता है, होमलैंड मतलब घर माना जाता है। देखिए, जब 327 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कुछ खाया था, जैसे उसको लगा कि ये जो है हनी भी है क्या, मतलब शक्कर जैसा था, उसको लग रहा था कि क्या है ये, मधुमक्खी से बनाया हुआ ये है क्या, मकर ये है क्या करके सोच रहे थे। बट एक्चुअली क्या है, वो शुगर जो है, तब से वो भारत में शुगर के बारे में जानते। बट यूजुअली हम देखते हैं आर्ट ऑफ मेकिंग शुगर, मतलब भारत से उन्होंने क्या किया, परसे में लेके गए, और बाद में पूरा जगत में जो है, यानी भारत ऐसा देश है, शुगर को कैसे बनाना है, तो पहला 327 बीसी से ही, यानी उससे पहले अथर्ववेद से लेके कौटिल्य का अर्थशास्त्र जब ये अलेक्जेंडर ग्रेट आया था, तब से ही हम जानते हैं कि शुगर कैसा बनाना है करके। पहला जो शुगर प्लांट जो है सारण इन बिहार 1904 में चालू हुआ था भारत में। 1945 में 145 जॉइंट स्टॉक शुगर फैक्ट्री था इन इंडिया में, और उसमें देखिए 145 पे 12 फैक्ट्री, मैं बात कर रही हूँ 1945 का, 12 फैक्ट्री जो है महाराष्ट्र में था, प्राइवेट था। बट 1945 में लेट श्री पद्मश्री विठल विखे पाटिल साहब ने क्या किया, कोऑपरेटिव बेसिस शुगर को फैक्ट्री, उन्होंने देश में पहला कोऑपरेटिव बेस्ड शुगर फैक्ट्री चालू हुआ प्रवरा नगर
अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। वो जो उसका प्रोडक्शन है 45 में उन्होंने चालू किया, बट प्रोडक्शन चालू हुआ 1951 में चालू हो गया। अभी हम बात करेंगे शुगर फैक्ट्री आने के बाद क्या क्या बदलाव आ गया, क्या क्या ये है। देखिए, जो शुगर गन्ने का उत्पादन जो भी करता है, जो फार्मर करता है, तो उसको रेम्यूनरेटिव एंड स्टेबल प्राइसेस जो है शुगर केन के लिए मिलता है। और शुगर फैक्ट्री में जो ओनर कौन है, प्रोड्यूसर्स ही ओनर है, और मतलब उत्पादक ही ओनर है, और उसका कंट्रोलिंग भी ओनर ही करता है। और शुगर फैक्ट्री में क्या करते हैं कि प्रोविजन किया जाता है डिप्रिसिएशन का, रिजर्व्स का जो है कंपलसरी डिपॉजिट बाय द मेंबर्स। टेक्निकल गाइडेंस जो है मिलेगा, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, यानी शुगर फैक्ट्री का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो फैक्ट्री के एरिया में आने वाले जो शेतकरी है उनको टेक्निकल गाइडेंस मिलेगा। और शुगर फैक्ट्री में जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिविडेंड, डिविडेंड जो है फैक्ट्री का जो भी प्रॉफिट है उसके आधार पर डिविडेंड मिलता है। प्रोविजन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज जो है यहाँ पे मिलता है। क्या क्या वेलफेयर सर्विस है, स्कूल से कॉलेजेस करना, हॉस्पिटल करना, मेडिकल कैंप करना, रोड्स बनाना, सैनिटेशन वर्क लेना, देन बहुत सारा जो यानी ग्रामीण प्रदेश में जो भी चाहिए सभी वेलफेयर एक्टिविटी जो है शुगर फैक्ट्री करता है। और ये सक्सेस ऑफ शुगर कोऑपरेटिव क्या हो गया, लॉयलिटी ऑफ द मेंबर, मेन जो है प्रामाणिक और लॉयलिटी जो है मेंबर का है, यानी उस फैक्ट्री में वो डालेंगे। और कभी कभी इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट्स में अगर कमियां होता है, और शुगर केन का लार्ज कल्टीवेशन वहां पे उस एरिया में है, तो उस वक्त क्या होगा कि वहां पे रेम्यूनरेशन प्राइजेस जो दिया जाता है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है। रेम्यूनरेटिव प्राइजेस मतलब क्या होगा कि वहां पे बहुत सारा फैक्ट्री है और प्रोडक्शन किसका जहां जाना चाहिए वहां पे वो लेके जा सकते हैं। बिजनेस लाइक अप्रोच, बिजनेस लाइक अप्रोच क्या होगा, पर टन एक शुगर फैक्ट्री कुछ देता है तो दूसरा शुगर फैक्ट्री भी और भी देने का चांसेस है। बट कोऑपरेटिव में क्या है, शुगर का प्राइस जो है शुगर कमिश्नर क्या करता है, डिसाइड यहाँ पे करता है। और जैसे बहुत सारा फैक्टर्स है यहाँ पे, शेयर कैपिटल है, लार्ज एरिया अंडर शुगर केन है यहाँ पे। आजकल आप देखते होंगे शेतकरी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा शुगर जो है केन को, यानी उस उत्पादन जो है ज्यादा कर रहा है यहाँ पे। और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उसका जो सीडलिंग देना, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी देना, फार्म इम्प्लीमेंट के लिए मशीनरी दे के करना, और हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन का डेवलपमेंट करना, टेक्निकली जो है इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए, मतलब पर एकड़ ज्यादा से ज्यादा उस उत्पादन कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये सभी जो चीजें है वहां पे उस शुगर फैक्ट्री के द्वारा बोला जाता है। इरिगेशन फैसिलिटी देना, और सप्लीमेंट्री इनकम, मतलब जैसा है शेतकरी को अगर ज्यादा इनकम लाना है केवल खेती को उत्पादन करेंगे तो नहीं होता है, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, अलाइड एक्टिविटी जो है करना पड़ता है। क्या अलाइड एक्टिविटी है, पोल्ट्री, डेयरी, ताकि उनका जो है ये क्या होगा, इकोनॉमिक स्वरूप से आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी जो है शुगर कोऑपरेटिव अपना जो मेंबर को दे देता है। और लाइफस्टाइल जो है शुगर फैक्ट्री आने के बाद, लाइफस्टाइल मतलब शुगर केन ग्रोवर का लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो गया, मतलब अच्छा सा लाइफस्टाइल बन गया है। शुगर का केवल गन्ना उत्पादन के लिए शुगर फैक्ट्री मदद नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है शुगर फैक्ट्री, बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। यानी ग्रामीण प्रदेश में रहने वाला जो युवक है, इनको वहीं पे ही उनको उद्योग देने का जो है काम कर रहा है। जैसे हार्वेस्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ द रोड्स हो सकता है, होलसेल एंड रिटेलिंग है, बैंकिंग का फैसिलिटी देना, तो इन सब में जॉब अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे शुगर फैक्ट्री दे रहा है। और साथ में ग्रामीण प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे होगा, रोड है और बेसिक नेसेसिटी जो रहेगा वो सभी वहां पे दे रहा है। और एजुकेशन है, एक्सटेंशन सर्विसेज है, इरिगेशन फैसिलिटी है, और इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर देना, क्रॉस ब्रीड कौ का जो है वहां पे इंट्रोडक्शन करके लोगों ने परिचय करवा के वो पालन करने का ये जो है शुगर फैक्ट्री कर रहा है। शुगर फैक्ट्री क्या कर रहा है, न्यू जनरेशन जो है
न्यू जनरेशन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर को वहां पे बढ़ोतरी दे रहा है। और शुगर महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र पूरा भारत में क्या है, एक मॉडल फॉर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एग्रो प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग दोनों है, दोनों यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, लोन एक बैंक देगा और उत्पादन होने के बाद उसका मार्केटिंग डायरेक्टली प्रोसेसिंग सोसाइटी में यानी शुगर फैक्ट्री में हो रहा है। तो ये क्या है, एक मॉडल करके पूरा देश में ये काम कर रहा है। और साथ में ऑलराउंड मतलब सामाजिक स्वरूप से, आर्थिक स्वरूप से ग्रामीण लोगों को क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत ही मदद जो है शुगर कोऑपरेटिव कर रहा है। आज भारत में अगर देखते हैं 525 शुगर फैक्ट्री है, तो महाराष्ट्र में 170 हम लोग आज देख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन है? क्या है शुगर फैक्ट्री, कैसे मदद कर रहा है कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, ये सभी जो है आज हमने देखा। तो आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। स्पिनिंग मिल, सूत गिरनिया, कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल। देखिए पहला क्या हो रहा था, अपना इधर बहुत सारा जो है कॉटन का उत्पादन हो रहा था, कापस का उत्पादन हो रहा था, सबको पता है खेती में कापस का उत्पादन बहुत होता था। बट अभी उसकी जगह गन्ने ने लिया है या सोयाबीन ने लिया है, बाकी लिया है। बट उसी वक्त का स्पिनिंग मिल क्या है, जो सूत उत्पादन यानी कापस उत्पादन होता है उसका जो है क्या है, यहाँ पे ज्ञान यानी धागे का रूप में जो करवाने का काम कौन करता है, स्पिनिंग मिल करता है। एक टेक्सटाइल मेजर पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे होता है। क्या है, कैसे है, जैसे 3 टाइप में होता है। पहला धागा बनेगा, धागा के बाद क्या होगा, कपड़ा बनेगा, और फिनिशिंग प्रोसेस, कपड़े होने के बाद फिनिशिंग प्रोसेस जो है जैसे ब्लीचिंग है, कलरिंग है, ये सभी जो है यहाँ पे हो जाता है। और पहला जो प्रोसेस है स्पिन यानी धागा बनाना। धागा बनाना कौन है, अपना स्पिनिंग मिल करता है। ये स्पिनिंग जो धागा किसके लिए उपयोग है, हैंडीक्राफ्ट कम्युनिटी के लिए बहुत ही उपयोग है। और कौन सा प्रकार का धागा ये बनता है उसी के आधार पर जो है यहाँ पे होता है। और अगर हम देखते हैं 242 जो है स्पिनिंग मिल्स है, उसमें 109 जो है स्पिनिंग मिल्स जो है महाराष्ट्र में है। मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत सारा स्पिनिंग मिल लॉसेस में है। और क्यों लॉसेस में है, क्योंकि उसका कारण ऐसा है कि मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि लास्ट क्लास में भी बताया था, गवर्नमेंट अगर 90% शेयर कैपिटल देगा तो ही क्या होगा, स्पिनिंग मिल का स्थापन कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है स्पिनिंग मिल जो है बंद होने का कारण और भी है। स्पेशली स्पिनिंग मिल हम कहाँ कहाँ देखते थे, मुंबई, सोलापुर, इस एरिया में ज्यादा स्पिनिंग मिल देखते थे, बट आजकल बंद हो गया। इसका कारण क्या है, दूसरा जो कारण है कि जैसे मैंने बताया था, क्रॉप का जो है डाइवर्शन हो गया। क्या है, पहले कापस का उत्पादन हो रहा था, अभी क्या उसकी जगह गन्ना लिया है, सोयाबीन लिया है, और भी या सूर्यफूल लिया है, सनफ्लावर है। तो उसके कारण क्या हो गया, अपना इधर स्पिनिंग मिल का जो है लॉस में हो गया है, बंद, बहुत सारा स्पिनिंग मिल बंद हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में मैं आ रही हूँ। यहाँ पे जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग, सामूहिक खेती, सहकार खेती। आप सभी जानते हैं पहले कैसा होता था, लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा था, एक फैमिली का लैंड होल्डिंग, क्योंकि जॉइंट फैमिली होता था तो इसलिए क्या होगा, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 400 एकड़ ऐसा जमीन था। बट अभी क्या हो गया, जैसे आप सभी जानते हैं क्या हो गया कि जॉइंट फैमिली अभी निकल गया, अभी न्यूक्लियर फैमिली हम लोग देख रहे हैं। और न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण क्या हुआ, बहुत सारा जो है अपना इधर लैंड होल्डिंग कम होता गया। 100 एकड़, 200 एकड़ छोड़ के अभी मिनिमम लैंड होल्डिंग कितना है, 2 एकड़ एंड 5 एकड़ है, इतना कम होता गया। और 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन में क्या शेतकरी क्या या लोग क्या उत्पादन करेंगे। तो इसलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में सोचा गया। केवल अपना देश नहीं है, दूसरा देशों में भी, जैसे डेनमार्क, नेदरलैंड, यहाँ पे हम देखते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। स्पेशली
डेनमार्क का जो है डैनिश एग्रीकल्चर जो है, यहाँ पे टीम वर्क ऑफ द फार्मर, मतलब एक सक्सेसफुल है, सभी मिलके यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। मुख्य वैशिष्ट्य क्या है, यानी अपना जो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मुख्य वैशिष्ट्य क्या है? देखिए, अगर 50 जो है क्या है, फॉर एग्जाम्पल 50 एक फार्मर है, उसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, तो क्या होगा, सभी 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन वाला एकत्रित आके अपना एक कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाएंगे और क्या करेंगे, सिंगल यूनिट, मतलब अभी 50 लोग हैं तो उनका 2 एकड़ 3 एकड़ एक सिंगल यूनिट करके काम करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, दे ऑल्सो पूल देयर मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेस। क्या है, मैन पावर एंड अदर रिसोर्स, केवल जमीन नहीं है, वो अपना ही खुद का श्रम देंगे। अदर रिसोर्सेस में क्या होगा, जैसे उसके पास और भी एग्रीकल्चरल साधन है, वो एकत्रित लाके वो काम करेंगे। और ओनरशिप ऑफ द लैंड कैसे रहेगा, अगर सोसाइटी है तो ओनर कौन है, इंडिविजुअल मेंबर रहेगा। और इनकम जो भी आएगा, इनकम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, यानी खेती उत्पादन जो भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और ये सोसाइटी कैसे होगा, वॉलेंटरली, मतलब ऐच्छिक स्वरूप से और सहकारी तत्व के आधार पर जो है ये सोसाइटी चलता है। और मेंबर उनको कैसे, मतलब उनको कैसे पैसा मिलेगा, उनका जो जमीन उन्होंने दिया है ज्वाइंट कल्टीवेशन के लिए, उसके आधार पर। जैसे किसी ने 2 एकड़ दिया है तो उसके आधार पर, किसी ने 5 एकड़ दिया तो उसके आधार पर वहां पे मिलेगा। और सोसाइटी क्या करता है, सोसाइटी कुछ प्रोग्राम बनाता है, प्लानिंग करता है, कुछ स्कीम्स करता है। मतलब जैसे है 50 लोग है तो 85 लोग सेम क्रॉप नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, अलग अलग जो है जो उत्पादन क्रॉप जो है वहां पे डालेंगे। मतलब सोसाइटी का मेंबर डिसाइड करेगा कौन क्या उत्पादन करेगा। और एकत्रित आने के कारण क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका जो खर्च है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और मैनेजमेंट यानी व्यवस्थापन कैसे रहेगा, ज्वाइंटली रहेगा, मतलब सभी मिलके वहां पे ज्वाइंटली करेंगे। नेट प्रॉफिट यानी पूरा जो है प्रॉफिट आता है बोनस निकालने के बाद और रिजर्व निकालने के बाद प्रॉफिट उनको मिल जाता है। और एक चीज है इसका, और खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेंबर कभी भी उस कोऑपरेटिव संस्था को छोड़ के जा सकता है। अभी है, मैंने 5 एकड़ मेरे पास जमीन है, मैंने क्या किया, उस सहकार खेती का जो सोसाइटी है वहां पे मैंने डाला है, बट क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए तो मैं वापस में जा सकती हूँ, वो अधिकार मुझे है। क्यों जरूरी है, नीड फॉर कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी शेतीची गरज काय आहे? पहला, स्ट्रेंथन द बार्गेनिंग पावर, क्योंकि बार्गेनिंग पावर क्या होता है, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन में हम लोग जब भी उत्पादन करता है, मार्केटेबल सरप्लस आएगा तो मिडलमैन आके बोलेगा, क्या है, बोलेगा कि अभी आगे दाम नहीं है, अभी इमीडिएटली आप भेज दो, तो हम क्या करते हैं, भेज देते हैं। बट एकत्रित लाने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे बार्गेनिंग, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो खेती उत्पादन का क्या है, यहाँ पे ग्रेडिंग ए है, इसलिए हमारा क्या है, इतना ही पैसा मिलना चाहिए। तो ये बार्गेनिंग पावर जो है सरकारी खेती के कारण ये हो रहा है। देन कॉम्पिटेटिव मार्केट, मतलब क्या है, मार्केट में शेतकरी एक अच्छा दाम ले सकता है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी होने के कारण 50 लोगों का जो उत्पादन है तो इसलिए ज्यादा ये होगा। और न्यू मार्केट प्लेस, क्योंकि बल्क यहाँ पे उत्पादन है तो नया मार्केट, ठीक है, पुणे के मार्केट ठीक नहीं, मैं आपको एपीएमसी का मैं बता रही थी ना उस दिन, पुणे में कम दाम है तो हम जुन्नर में लेके जाएंगे, क्योंकि अपने पास क्या है, वहां पर अच्छा क्या है, प्राइस मिल रहा है, तो हम लेके जा सकते हैं। और क्यों लेके जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी है, लोग भी ले सकते हैं इसके कारण। और कॉम्पिटिटिव बेस पे जो भी गरज है, सर्विसेज है, उसके आधार पर वो ये कर रहा है। इनकम अपॉर्चुनिटी, अपना जो इनकम है, इनकम इंप्रूव करने का अपॉर्चुनिटी है। रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट कम होता है, किस लिए कॉस्ट कम हो रहा है, क्योंकि हम सभी मिलके 50 लोग मिलके कर रहे हैं, सहकारी खेती कर रहे हैं, इसलिए कारण। रिस्क, रिस्क का मैनेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक व्यक्ति, यहाँ पे 50 लोग हैं तो रिस्क भी क्या होगा, उसको मैनेज कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग में हम देखेंगे बेटा फार्मिंग सोसाइटी, जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी। बेटा फार्मिंग सोसाइटी क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सदस्य है, सदस्य क्या करता है, अपना
लैंड देगा, लेबर देगा, और सभी मिलके वो जॉइंट कल्टीवेशन करते हैं। नो जॉइंट कल्टीवेशन, बट सोसाइटी एडवाइज करता है, क्या एडवाइज करता है कि कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होना चाहिए, कब चालू होना चाहिए, कब खत्म होना चाहिए, ये जो है बेटर फार्मिंग सोसाइटी में आता है। बेटर फार्मिंग सोसाइटी क्या है, अपना जो जमीन देगा, खुद का क्या है, लेबर भी देगा, वो भी उधर काम करेगा, और वो क्या करता है, वो अच्छा क्वालिटी का माल, अच्छा जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कल्टीवेशन करने का कोशिश करता है। जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी क्या है, जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी में लैंड जो है क्या होगा, मतलब सभी मिलके लैंड वहां पे सोसाइटी में रखेंगे, जॉइंट प्लानिंग होगा। मेंबर को क्या मिलेगा कि जो काम करेंगे उसके आधार पर उसको वेजेस मिलेगा, और ओनरशिप जो है कंटिन्यूली क्या रहेगा, उसी मेंबर का रहेगा। और डिविडेंड या पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो भी है, जो जो लैंड दिया है उसके आधार पर, मैंने जैसे बताया था ना पहला, 1 एकड़ है तो 1 एकड़ के लैंड के आधार पर उनको डिविडेंड, या 5 एकड़ है तो उसके आधार पर उनको डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट है टेनेंट फार्मिंग सोसाइटी है। टेनेंट फार्मिंग सोसाइटी में क्या होगा, फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड रहता है। देखिए अभी गांव में क्या है, जिसके पास जमीन नहीं है और वो क्या जमीन करना चाहते हैं, बट जिसके पास जमीन है बट वो शहर में बसा हुआ है और वो खेती नहीं कर सकता है, तो उस वक्त टेनेंट फार्मिंग सोसाइटी रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, अभी आपके पास जमीन है, मेरे पास जमीन नहीं है, तो मैं खेती करना चाहती हूँ, आप क्या करेंगे, आप वो जो आपका जो खेती है वो सोसाइटी में देंगे, और मैं क्या करूंगी, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं खेती करना चाहती हूँ, वो सोसाइटी के वो खेती का ओनरशिप मेरे पास आएगा। ओनरशिप मतलब जस्ट उस पीरियड के लिए आएगा, और मैं क्या करूंगी, मेरा जो भी खेती करना है मैं कर सकती हूँ। और ये प्लानिंग कौन ये करेगा, सोसाइटी ही करेगा। और जो भी पैसा है टेनेंट को, जो भी पैसा है वो मिलेगा, और साथ में जो ओनर है उनको मिल जाएगा। टेनेंट फार्मिंग सोसाइटी है। कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होगा, लैंड फ्रीज होल्ड एंड सोसाइटी होल्ड करता है, और साथ में लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड आधार पर रहेगा, और जॉइंट कल्टीवेशन होता है। यहाँ पे जो मेंबर अपना लेबर प्लस जमीन देगा, और जब भी वो लेबर देगा तो उसके आधार पर क्या होगा, उसका जो वेजेस है, मतलब उसका जो भी वेजेस रहेगा, तो वो वहां पे मिल जाएगा। और मैकेनाइजेशन मतलब मशीन को यूज करते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन करते हैं, खेती प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। देन नेक्स्ट जो है, सोसाइटी को मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को कुछ गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, कि सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज वॉलेंटरली, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, कंपल्शन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, मेंबरशिप कैसे रहेगा, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस कल्टीवेटर रहेगा, या दोनों भी रहेगा। मिनिमम 5 इयर्स के लिए क्या है, लैंड पूलिंग होना चाहिए। अगर मेरे पास जमीन है, मैं 5 साल के लिए वो सोसाइटी में रखना है। और साथ में क्या होगा, इंटेंसिव मेथड, मेन एक्टिविटी फार्मिंग कल्टीवेटर का वहां पे लेबर इंटेंसिव मेथड के द्वारा वो हो जाएगा। गुड वर्किंग कंडीशन है, बेटर ह्यूमन रिलेशंस रहेगा, यहाँ पे टेंशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। और सोसाइटी क्या करता है, जो शेतकरी को चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक के द्वारा उनको दिलाता है। अभी इतना होने के बावजूद भी अपना इधर बहुत सारा जो क्या बोलते हैं, अपना कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी अच्छा नहीं चला। इसका कारण क्या है, कॉजेस फॉर पुअर परफॉर्मेंस। एक है इनडिफरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग राज्यों का अलग अलग जो है कारण हुआ। उसके कारण जैसे हम लोग बताते हैं, मतलब अभी अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग कहाँ पे है, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, बाकी राज्यों में नहीं है ज्यादा। तो इसलिए कारण क्या हुआ, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब राज्यों में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, और इसलिए वहां पे बढ़ गया, बट बाकी राज्यों में नहीं है। लैक ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटी, मतलब पैसा वहां पे नहीं मिला, बैंक के द्वारा है। रजिस्ट्रेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ द लैंड में डिले हो गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करने में और अलॉटमेंट ऑफ लैंड, इसके कारण। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन में भी, मतलब लोग आके प्लानिंग करना, बाकी जो चीजें ये है ना, उसके कारण में उनमें कमियां था, इसलिए अपना अच्छा नहीं लगा।
और साथ में इनकम टैक्स और ऑडिट फी ज्यादा था, इसके कारण भी सोसाइटी नहीं चला। और लैक ऑफ डेडिकेटेड नॉन ऑफिशियल लीडरशिप, मतलब जो लीडर थे उसका डेडिकेशन कम था। और लैक ऑफ एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन का शिक्षण जो है कम था। सरकारी संस्था को कैसे चलाना है, क्या चलाना है, उनको बिल्कुल पता नहीं था, इसके कारण ये हो गया। अगर हमारा सोसाइटी यानी अपना क्या बोलते हैं फार्मिंग सोसाइटी को अच्छा करना है तो हमारा सजेशन क्या हो सकता है? एक है, जब भी फार्मिंग सोसाइटी करना है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, हाफ हार्टेड नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, पूरा उधर इन्वॉल्व होके वहां पे करना चाहिए। और नॉन ऑफिशियल लीडर, स्पेशली पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे प्रोग्राम बनाना, प्लानिंग बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सभी काम उनका है। और फार्मिंग कोऑपरेटिव का खुद का फेडरेशन होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फेडरेशन होना जरूरी है। और केवल कुछ ही लोगों का या कुछ ही फैमिली के हाथ में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कोऑपरेटिव आज भी हम देखते हैं कि कुछ ही फैमिली के हाथ में है। सामान्य हम बोलते हैं ना वॉलेंट्री ओपन मेंबरशिप, बट जब भी पावर के आता है, अधिकार के आता है, तो अभी भी बहुत सारा मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी, नॉट ऑल, मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे है, कुछ ही लोगों का हाथ में है। मतलब उसका फैमिली 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 जैसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, दादाजी थे चेयरमैन, बाद में उसका फादर बन गया, बाद में पोता बन गया, या उसका जो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, एक ही फैमिली के हाथ में ये जो है ये हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन से पहले अगर सोसाइटी अच्छा चलना है, रजिस्ट्रेशन से पहले क्या होना चाहिए, मेंबर को समझ में आना जरूरी है। क्या है जॉइंट कल्टीवेशन, सहकारी खेती क्या है, और यहाँ पे क्या प्रोग्राम चलता है, वो पहला समझना जरूरी है। और फार्मिंग सोसाइटी क्या कर सकता है, शॉर्ट टर्म लोन जो है बैंक के द्वारा, यानी डीसीसी बैंक के द्वारा शॉर्ट टर्म लोन दिला सकता है, और लॉन्ग टर्म लोन मॉर्गेज बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दे सकता है। अभी महाराष्ट्र में लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं है, डीसीसी बैंक ही दोनों दे सकता है। और फार्मिंग सोसाइटी क्या करेगा कि टेक्निकल यानी तांत्रिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो गाइडेंस है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा सोसाइटी को मिलना चाहिए। एक सजेशन ये भी है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के लिए एक होल टाइम ज्वाइंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार होना चाहिए। आप देखते होंगे ना, डिप्टी रजिस्ट्रार फॉर क्रेडिट सोसाइटी, डेयरी सोसाइटी, ऐसा अलग अलग जैसा है, वैसे ही ज्वाइंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए होना चाहिए, ताकि सोसाइटी प्रॉपरली चले। और स्कीम्स वगैरह स्कीम्स वगैरह जो है इम्प्लीमेंट विदाउट एनी डिले होना चाहिए सोसाइटी के द्वारा। और हमारे इधर ऐसा बहुत सारा सोसाइटी हमें चालू करना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा सोसाइटी बनाना पड़ेगा जो मॉडल सोसाइटी, एक मॉडल आदर्श सोसाइटी करके उसको बनाना है, और दूसरे के लिए वो मदद करेगा। यहाँ तक समझ में आया?